Hello everyone. A very good morning. लास्ट क्लास में मेरे ख्याल से वी आर वाचिंग टू क्लासिक इंटीग्रेंट्स राइट. उसमें मैंने लास्ट में कुछ शायद सवाल दिए थे. एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा लेकिन लग रहा है 3-4 सवाल दिए थे मैंने. ठीक है ना. तो पहले तो उस सवाल को करते हैं फिर बात करते हैं. ठीक है. तो जो पहला था उसमें से द फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक दिस. इंटीग्रल e की पावर x इंटू 1 प्लस x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 dx राइट. तो इस वाले पर्टिकुलर सवाल में आपने शायद कुछ किया तो होगा ही. जैसे इन दोनों से दिख रहा है कि एक x निकल जाएगा और ये देगा शायद 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो मेरे ख्याल से दिस इज़ गोइंग टू बी e रेज टू द पावर x और ये x प्लस एक्स क्यूब और इधर 1 दिख रहा है मुझे. तो मुझे लग रहा है कि एक तो आ जाएगा शायद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ये 1 के साथ हमने अलग किया. और दूसरा पार्ट आप लोग देख सकते हो x कॉमन आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की एक सिंगल पावर है और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है. तो मुझे लग रहा है कि सिंगल पावर और ये शायद रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा शायद राइट इंटू डी एक्स. अब मेरे ख्याल से इसको आप एफ एक्स मान के इसको डिफरेंशिएट करके देखना आप. तो आई होप जैसे ही आपने इसको एफ एक्स मान के डिफरेंशिएट किया होगा या करोगे ठीक है तो ये वाली चीज़ एफ डैश एक्स आ जाएगी. जस्ट चेक इट. तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ ई की पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. आई होप एक सवाल तो ये था प्लस सी इम्पॉर्टेंट प्लस कॉन्सेप्ट. दूसरा सवाल जो था मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा था या कोई और भी सवाल हो सकता है लेकिन ये भी एक सवालों में से हो गई. ln x और अपॉन प्लस 1 अपॉन ln स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये थोड़ा सा अलग फील देगा. जैसे जनरली हम लोग यही करते हैं कि ln x को t मान लेते हैं राइट ताकि e की पावर t बन जाए. तो x इक्वल्स ई रेज टू द पावर t सबने किया वही होगा शायद. तो हम लोग बोलेंगे कि e की पावर t dt विल बी द dx. आप देख लो यहाँ से dx निकालिएगा तो दिस इज e की पावर t dt राइट. और ये बन जाएगा आपका ln t प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर. अब यहाँ दिक्कत क्या आ रही है. दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे आप किसी को भी एफ टी मानिए तो दूसरा वाला एफ डैश टी में नहीं बदल रहा. दूसरा वाला बिल्कुल एफ डैश टी में नहीं बदल रहा. ठीक है ना. तो कभी कभी इस तरह के प्रोफाइल्स आते हैं उसको अपन देख लें एक बार. जैसे हमने जो देखा दैट इज ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स राइट डी एक्स. कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश एक्स. देख लीजिए. अब बोलोगे सर इसमें क्या करना होता है. यहाँ तो एक एफ है और डैश डैश है. तो एक्चुअली ये इसी प्रोफाइल की अगर बात करें ये इक्वल टू नहीं है. इसको आप चाहें तो यहाँ से इक्वालिटी हटा दीजिए. हम लोग बोल रहे हैं कि देयर इज़ अ सेपरेट प्रोफाइल. एक तो ये प्रोफाइल अपन को पता है नहीं. एक तो ये प्रोफाइल हम लोगों ने देखा हुआ है. अब हम लोग बोलें कि अगर ये ऐसा प्रोफाइल आ जाए इंटीग्रल ई की पावर एक्स एफ एक्स माइनस क्या आ जाए एफ डबल डैश एक्स. तो ये वाली चीज़ जो है ये वाली चीज़ ये इसमें बन जाएगी. अब बोलोगे कैसे बन जाएगी. यहाँ ध्यान रखना एफ माइनस एफ डबल डैश है. तो ये कैसे बन जाएगी. दिस इज ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एक एफ डैश एक्स कर दो और एक माइनस एफ डैश एक्स कर दो. आई होप इट इज़ क्लियर. माइनस एफ डबल डैश एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे देख सकते हो कि दो चीज़ें बन जाएंगी. एक तो आपका ई की पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश और इसी के साथ एक और माइनस साइन निकालने के बाद जो बनेगा ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स. देख लीजिए. तो इसको अगर आपने जी माना तो ये जी डैश हो गया ना. नहीं इसको अगर आपने जी माना तो ये चीज़ क्या हो जाएगी जी डैश.
तो ले कि इधर से तो आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ एक्स और माइनस क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स, क्योंकि जी एक्स अगर एफ डैश को मानोगे तो ये दिख जाएगा प्लस सी। मतलब समझ में आ गई, अगर एफ माइनस एफ डबल डैश भी है तो ये भी इसी प्रोफाइल का पार्ट है, बस उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जैसे इस सवाल पे हम वापस से आते हैं, एल एन टी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया 1/t, और 1/t के बाद उसका एक और डेरिवेटिव लोगे बच्चों तो कितना आएगा -1/t²। तो यहाँ पे हम लोग फिर से बोल सकते हैं क्या कि ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। जैसे एल एन टी है, एल एन टी का डेरिवेटिव एफ डैश अभी देखा था ना, जोड़ा था अपन ने, तो एफ डैश मतलब एल एन टी का डेरिवेटिव 1/t। अगर ये जोड़ा है तो फिर कुछ घटाना ही पड़ेगा, कौन सा, यही जो जोड़ा था। अभी देखो ना ये दो ऐसे ही फॉर्म के बन गए। जैसे ये वाला भी एफ टी प्लस एफ डैश टी है, और इसको अगर आपने माना जी टी तो ये बगल वाला इसका जी डैश है। ये मैं बोला सर -1/t² आएगा, नहीं भाई, -1/t का डेरिवेटिव लिख रहे हो आप, तो ई की पावर टी एल एन टी और शायद मुझे लग रहा है -1/t। अब फिर से वही वापस से t को क्या रखना है आपको, ln x। तो मेरे ख्याल से ये फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल शायद मेरे ख्याल से ऐसा कुछ था। इंटीग्रल साइन 4x इंटू ई की पावर tan² x। इंटीग्रल साइन 4x इंटू ई की पावर क्या है tan² x। अब बोलोगे कैसे करना है सर, तो दिख रहा है कि tan² x को तो t मानने का एक प्रबल इच्छा है, लेकिन साइन 4x को फिर तो tan x में बदला जा सकता है। बोलोगे कैसे बदला जा सकता है, तो आपको बताया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है सीधा। चलो देखते हैं, साइन 4x को लिखोगे 2 sin 2x cos 2x। साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं, 2 tan x, याद आया, अपॉन 1 + tan² x। ये तो हो गया बेटा साइन 2x, और cos 2x और लिखोगे तो 1 - tan² x और अपॉन 1 + tan² x। देखिए ध्यान से, तो कुछ भी नहीं होता इस तरह के सवालों में, अगर आपने बेसिक सिंप्लीफिकेशन ये सब अच्छे से कर रखा है तो आपको प्रोफाइल्स में दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे जैसे ही दिखा ई की पावर tan² x, तो इतना तो तुमको जरूर दिख गया होगा कि सर tan² x को हम t रख देंगे, नहीं, और उसके बाद फिर थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो आप tan x में कन्वर्ट कर देंगे। तो बहुत बेसिक है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं कि बेसिक लेवल का सवाल तो ये अच्छे लेवल का ही माना जाता है, लेकिन वही है कि पढ़ने के बाद, मेरे समझाने के बाद वो उस तरीके से आपको शायद विजुलाइज होने लग जाए, बस ये। तो ले लें कि यहाँ से देख सकते हैं आप tan² x, लेकिन जैसे ही tan² x सोचता हूँ कि t मानूँ तो फिर मेरे को एक दिखना चाहिए 2 tan x sec² x। इसलिए मैंने बोला था कि डेरिवेटिव का आइडिया बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो 2 tan x तो दिख रहा है, लेकिन sec² x नहीं दिख रहा है। तो अब sec² x नहीं दिख रहा है तो उसको देखने के लिए हम लोग सोच सकते हैं कि भाई sec² x से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, लेकिन हम तो tan में बदलना चाह रहे हैं, तो भाई जो नीचे वाला sec² x है वो tan में बदल जाएगा। तो यानी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसको देखते हुए समझ में आ रहा है क्या, या ऐसे ही लिख देते हैं tan² x इक्वल टू क्या, t, इधर से क्या देगा 2 tan x इंटू sec² x dx इक्वल टू dt। तो 2 tan x में dx कितना लिख दूँ मैं, dt अपॉन sec² x, और sec² x को क्या लिख दूँ मैं, अपॉन sec² x लिख रहा हूँ, तो 1 + tan² x, और tan² x क्या है t। तो ये समझ में आया, 2 tan x dx और sec² x से डिवाइड किया तो 1 + tan² x और tan² x t है, तो ये बन गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, तो मेरे ख्याल से ये माहौल तो बन गया e की पावर t इंटीग्रल, एक 2 था, और ये जो 2 tan x dx है इसको हम लोगों ने अलग से संभाल लिया, क्या, dt अपॉन 1 + t। ठीक है, 2 tan x dx को, ठीक है, और ये भी क्या हो गया भाई 1 + t, और ये भी क्या हो गया 1 + t। तो 1 + t दो और आ रहे हैं, तो यानी क्यूब हो जाएगा। ये दिख रहा है 1 + t का स्क्वायर तो यहाँ आ ही गया, और एक 1 + t यहाँ से आएगा, ठीक है, और फिर इधर क्या आएगा 1 - t² शायद, नहीं 1 - t² नहीं 1 - t, ये tan² x को हमने t रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से ओवरऑल बन जाएगी। अब इसके बाद क्या है भाई, तो 2 e की पावर t, और ये शायद 1 - t अपॉन 1 + t है, तो हम लोग नीचे वाले की शक्ल में कैसे इसको लिख सकते हैं, 2 - of 1 + t। नहीं, अब सीधा सीधा क्या करना है आपको, अलग अलग नहीं, बहुत बार अलग अलग करने पे ज़िंदगी बदल जाती है, देखना ध्यान से। तो हम ले e की पावर t, और इधर कितना आएगा 2 अपॉन 1 + t का क्यूब। लग रहा है क्या सेट हुआ ये मामला,
ओह नो, और माइनस 1+t कटने के बाद नीचे क्या आएगा 1+t का होल स्क्वायर। तो मुझे लग रहा है कि हो गया है, खेल ख़त्म हो चुका है। इसको पूरे को ft मानिए। तो अगर इसको ft मानेंगे तो जो बगल वाला दिख रहा है मुझे, ये मुझे क्या दिख रहा है, शायद f'। तो ये दिख रहा है कि e की पावर ft f', तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका कितना, 2 टाइम्स या -2 टाइम्स e की पावर t अपॉन 1+t का होल स्क्वायर। चेक कर लेना यार, बाकी देख लेना आप लोग। और t दोबारे से क्या आ जाएगा, tan²x। तो आई होप दिस इज ऑल्सो डन। शायद एक और था, पता नहीं, अगर नहीं था तो देख लेना, ये कर लेना खुद से। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है कि शायद ये वाला था, या भगवान जाने, या नहीं होगा तो आप कर लीजिएगा पहले, ठीक है ना। और कोई सिंपल हो और हो गया हो तो उसके लिए परेशान मत कीजिएगा, खुद से कर लीजिएगा। तो शायद ये था, हालांकि आप देखोगे तो ये शायद सीट के किसी इलस्ट्रेशन में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखना 1+x² है, तो नीचे के साथ सिंप्लीफाई करूँगा, जैसे कि मैं बार बार बतला रहा हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया, x की पावर 4 आ गया, एक 1 आ गया, तो एक 1 बच गया, और प्लस 2x² आ रहा है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 - 2x², क्योंकि 1 + 1 2 हो जाएगा और 2x² जाएगा, तो ये बन जाएगा। और इधर आएगा x² + 1 की पावर 5/2। अब इसके आगे मैं बस बोल के छोड़ दे रहा हूँ, बाकी जो भी आंसर है देख लीजिएगा, शीट में भी ये सेम सवाल है, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है इलस्ट्रेशन में, तो वहाँ से भी आंसर मैच करा सकते हैं। ये आप देखोगे ना कि f और f' फाइंड आउट करोगे तो वो शायद बैठेगा नहीं काम इसका। हाँ, लेकिन अगर आप उसमें देखोगे ना कि इस एक को f माने, तो ये आ जाएगा -f'। समझ में आएगा, ये आएगा -f, मतलब ये उसी प्रोफाइल का पार्ट है, e की पावर x f - f'। तो जोड़ना घटाना नहीं है, आपको पता है कि इसका आंसर क्या आता है, e की पावर x f - f'। अभी लिख के दिखा देना, तो बस -f' निकाल के सीधा आंसर लिख दो, और तो क्या, अगर पहचान लो तो। तो चलिए, ये तो शायद था मेरे लास्ट वाले क्लास का शायद सवाल, ठीक है ना। और कुछ अगर रह गया हो तो खुद से कर लीजिएगा, ऐसा कुछ खास होगा नहीं मुझे लग रहा है। नेक्स्ट इज इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, हालांकि बच्चे कर लेते हैं। e की पावर ax sin bx + c dx और e की पावर ax cos bx + c dx। देख लीजिए, तो इस तरह के भी सवाल आते हैं, हालांकि इस तरह के फॉर्मूले भी एग्जिस्ट करते हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले वगैरह लगा लो, लेकिन मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले ऑलरेडी याद रखने के लिए अगर वही याद कर लो बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये भी कर सकते हो, तो शीट में होगा इसका फॉर्मूला, आप उसको याद कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें एक a और b की वैल्यूज़ लेके एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी करना वैसे ही पड़ेगा, और बाकी आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ऐसे ही तो करते हैं और क्या करेंगे। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है e की पावर 2x, a की वैल्यू 2 ले लेते हैं, b की वैल्यू 3 ले लेते हैं, और c 0 ले लेते हैं। मान लो तुमको लेना कोई और, तुम और भी ले सकते हो। मान लो ऐसा इंटीग्रल e की पावर 2x sin 3x dx। तो एक मेथड तो डायरेक्टली दिख रहा है कि हम बाई पार्ट्स लगा ही दें, नहीं लगा दें। जैसे लगा कि इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, इसको क्या मानोगे, 8 है तो t, ये शायद फर्स्ट लोगे शायद, और ये सेकंड लोगे शायद, नहीं देख लेगा। तो फर्स्ट एज इट इज इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन, ठीक है। पहले का डेरिवेटिव तो ये हो जाएगा cos 3x इंटू 3, और इसका इंटीग्रल दैट इज e की पावर 2x अपॉन 2। चेक करो आप,
तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको दिख गई होगी कि ये इस तरीके से बनाएगा फॉर्मेट, राइट। अब उसके अगला हम लोग सोच सकते हैं क्या कि अच्छा 2x sin 3x था तो 2x cos 3x हो गया, तो यानी कि यही बाई पार्ट्स एक बार और लगा देते हैं, यही बाई पार्ट्स एक बार और लगा देंगे तो क्या मिलेगा, देखना आप, आई लाइक दिस। अब फिर से अगर बाई पार्ट्स लगाओगे तो cos 3x को फर्स्ट फंक्शन मानोगे तो cos 3x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड लाइक दिस, माइनस इंटीग्रेशन साइन फिर से देखो, और इंटीग्रेशन साइन के बाद क्या आएगा, अब फिर से मुझे लगता है कि इसका तो डेरिवेटिव आएगा तो cos का माइनस हो जाएगा, तो 3 sin 3x और e की बार 2x/2। तो आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली फिर से घूम फिर के वही SHM करते करते नहीं आई आ गया, सोचो। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी आई इक्वल्स टू e की बार 2x sin 3x/2 माइनस क्या होगा 3/4 e की बार 2x cos 3x और माइनस 9/4 क्या आई। अब इसको इधर ले आओगे तो ये कितना आ जाएगा, किसी को c लिखना हो तो c अपन बाद में लास्ट में लिख सकते हैं, तो i इधर लाओगे तो ये बन जाएगा एंड दिस इज e की पावर 2x sin 3x/2 माइनस 3/4 cos 3x। देख लो एक बार, और फिर आप फाइनली क्या कर सकते हो 4/13 से मल्टीप्लाई कर दो, सो वॉट यू विल गेट इज e की बार 2x/13 और 4 से अंदर ले जाओगे तो 2 sin 2x माइनस 3 cos 3x, और फाइनली हम लोग बोल रहे हैं वही कांस्टेंट ऑफ क्या यूज़ कर सकते हैं आप, इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर साइन कॉस वाला कोई भी अगर रहता है कि e की बार 2x sin 3x रहे, चाहे e की बार 2x cos 3x रहे, आप इस तरीके से कर सकते हो। मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं, देखो कि फाइनली अगर इस तरह का कोई फॉर्मेट है e की बार 2x sin 3x या e की बार 2x cos 3x या e की बार 1 sin bx प्लस c cos bx प्लस c या कोई भी साइन कॉस का फंक्शन, मतलब दोनों भी हो जाए, तो अल्टीमेटली होगा क्या, जब बाई पार्ट्स लगाओगे तो अगर साइन ओरिजिनली था कॉस में बदलेगा, और कॉस अगर ओरिजिनली था तो साइन में बदलेगा। यानी कि आप देखोगे बार बार वही फंक्शंस रिपीट होंगे, जैसे साइन था तो कॉस, कॉस का फिर साइन। यानी जो फाइनल आंसर होगा, यानी जो दोस्त फाइनल आंसर होगा इसमें साइन और कॉस दोनों होंगे, नहीं फाइनल आंसर में साइन भी होगा और कॉस भी होगा। ये बात समझ में आती है क्या, कॉस अगर ओरिजिनली था तो फिर कॉस का साइन फिर साइन का कॉस, यानी फाइनल साइन और कॉस दोनों होगा। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि मेथड 2 में मैं सिंपल सी बात रख रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी बात रख रहा हूँ एकदम प्लेन, कि अगर इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है दोस्त e की पावर 2x sin 3x, यही कर रहे थे अभी, यही था ना, देखें एक बार। तो ले e की पावर 2x sin 3x लिख रहे हैं, तो मैं क्या कह रहा था कि इसका जो है इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म e की पावर 2x a sin 3x b cos 3x, क्योंकि दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर cos भी रहता है या cos 3x भी रहता तब भी मैं ऐसे ही लिखता, a और b दोनों केस में अलग अलग आ जाएंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर इसी फॉर्मेट में आएगा, इस बात से अपन तर्क सम्मत है नहीं कि साइन का कॉस, कॉस का साइन होना तो यही आना है, और e की पावर 2x ओवरऑल सबसे क्या हो जाएगा बाहर। तो अब क्या करना है, a और b निकालने के लिए दोनों साइड, a और b निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो करो e की पावर 2x sin 3x, और इधर क्या आएगा दोस्त e की पावर 2x a और sin 3x का क्या आएगा 3 cos 3x माइनस b 3 sin 3x। सोच लो कैसे आया वो, cos 3x का sin 3x और 3, cos 3x का माइनस sin 3x और 3, और प्लस e की बार 2x का 2 e की बार 2x इंटू a sin 3x प्लस b cos 3x। a और b निकालने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये देख सकते हो कि e की बार 2x धड़ल्ले से कटेगा। अब दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो sin 3x का दोस्त देख लो इधर 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर कितना आ रहा है माइनस 3b और प्लस 2a, मतलब दिस इज 2a माइनस 3b। साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेगा दोस्त। और फिर दूसरी साइड से क्या बनेगा, cos 3x वाले का तो इधर 0 हो गया, और इधर क्या बनेगा 3a cos 3x वाला देखो, और प्लस 2b। नहीं,
यानी यहाँ से b क्या आएगा, b आएगा -3a/2। भाई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, और अगर यहाँ रखते हो तो आप 2a -3b करोगे तो +9a/2 इक्वल टू 1। सो व्हाट इज a आई होप इज 2/13 एंड व्हाट इज b -3/13। अब देख सकते हो कि जब आप a और b यही रखोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो लास्ट टाइम आएगा, 13 बाहर आ जाएगा और 2 sin 3x और माइनस क्या आ जाएगा 3 cos 3x। तो आपको समझ में आ गया मेथड 2 कैसे करना है कि फाइनल इसी फॉर्म का होगा। इनफैक्ट यहाँ sin 3x और cos 3x का ही फंक्शन होता, तब भी आपको ये लिखना होता, क्योंकि सब उल्टे पुल्टे होकर सब sin cos करेंगे तो अल्टीमेटली इसी फॉर्म में उसका फाइनल आंसर आना ही पड़ेगा। ठीक है ना, देख लीजिए। बाकी एक तो है कि फॉर्मूला याद कर लीजिए, और भी हैं लेकिन शायद इस स्टेज पे शायद अपन कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह भी इन्वॉल्व करके किया जा सकता है, तो फॉर द टाइमिंग मैं छोड़ रहा हूँ उसको। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से 2 टेक्निक हम लोगों ने देख लिया। पहला तो क्या देख लिया, ऑब्वियस सी बात है, देख लिया जो देख लिया, वही सब्स्टिट्यूशन कॉमन सेंस, और दूसरा क्या था, बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट रूल कम कॉमन सेंस। अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं टेक्निक, दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पहले तो हम समझते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम लोग बोलेंगे कि इस तरह के फंक्शंस बहुत आते हैं, मतलब बहुत आते हैं, मतलब आते हैं, बहुत तो क्या बोलूँ, आते हैं। कि मान लो ऐसा दिया हुआ है इंटीग्रेंड f(x/gx), और जहां हम लोग बोल रहे हैं कि f(x) एंड gx आर बोथ पॉलिनोमियल्स। कोई बोले सर रेशनल फंक्शन, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, आपने पहचाना, ये भी बहुत अच्छी बात है, आर बोथ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, समझ में आई बात क्या समझ में आती है कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि 2 फंक्शंस हैं f और g, और इस तरीके से अरेंज करके दिए हुए हैं इंटीग्रेंड में, और हम लोग बोल रहे हैं f और g दोनों कैसे फंक्शंस हैं बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन हैं। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इसके इंटीग्रेशन की बात करें, एक तो होता है कि कॉमन सेंस ही कर लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत 19-20 करके कर लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करें कि नहीं, कॉमन सेंस वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा दिमाग और लगाना पड़ रहा है, तो कैलकुलेटिव होकर कैसे करें, तो वो चीज़ हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक पहले तो बात करेंगे कि इसके बारे में कि ये इसको प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि f(x/gx) जो है, नहीं, इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इस पे बात क्यों कर रहे हैं वो भी मैं बतलाता हूं। इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ gx, डिनोमिनेटर देख लो भाई, इफ डिग्री ऑफ gx, नीचे वाले की डिग्री, इज ग्रेटर देन, नीचे वाले की डिग्री बड़ी हो, न्यूमिनेटर, दैट इज एफ। हम लोग f(x/gx) को प्रॉपर फ्रैक्शन कब कहा जाता है बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन तब कहा जाता है जब डिग्री जो है, किसकी डिग्री, gx की डिग्री जो है, यानी डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो f(x) से क्या हो, बड़ी हो, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रॉपर फ्रैक्शन। बट इफ डिग्री ऑफ f(x), but if degree of f(x) is greater than or equal to, नहीं, हम लोग बोले कि अगर, लेकिन बट अब हम लोग कह रहे हैं कि बट इफ डिग्री ऑफ f(x) is greater than or equal to degree of gx, then it is called as improper fraction. Then it is called as improper fraction. समझ में आती है बात क्या समझ में आती है यहाँ पे
कि अगर एफ एक्स की जो डिग्री है वो जी एक्स से क्या है, बड़ी है या बराबर है, ठीक है ना, उन दोनों केसेस में हम लोग इसको, इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है। अब बात ये आती है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक है वो हम तभी लगाते हैं, सुन लेना, हम पार्शियल फ्रैक्शन का टेक्निक है वो हम कब लगाते हैं, जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो। नहीं, कैसे लगाते हैं वो तो शायद अगले क्लास में बात हो पाएगी, बट हम लोग बोल रहे हैं क्या, टेक्निक ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन इज अप्लाइड समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन देख के सब समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है, बट लिखवा देते हैं, ठीक है ना। इज अप्लाइड इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बोलोगे फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या छोड़ दे क्या सवाल, नहीं भाई फोड़ दें, कैसे वो सुनेंगे। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट डिवाइड टू मेक प्रॉपर। इन केस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट डिवाइड टू मेक इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। अब डिवाइड करने से क्या होगा कि ऑफ कोर्स जो भी डिग्री बराबर या बड़ी है ऊपर वाली, तो डिवाइड करने के बाद ऊपर की डिग्री, वैसे ही लिखते हैं ना अपन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिखकर जब अलग अलग करोगे तो समझ में आ रहा है कि वो कोशेंट वाला, सॉरी डिवाइजर वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, एक कोशेंट बच जाएगा और प्लस बच जाएगा रिमाइंडर अपॉन जो भी आपका फंक्शन था। समझ में आ गया। तो ऑफकोर्स रिमाइंडर की जो डिग्री है वो नीचे वाले से क्या होगी, कम होगी, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पहले तो यहाँ बात करते हैं और आज यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगली क्लास में अपन देखते हैं कि किस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से तोड़ा जाता है। बाकी जो होमवर्क है वो देख लीजिएगा एक बार, जो अभी तक किया हुआ है इंटीग्रेशन का उसको दोबारा से एक बार ढंग से रिवाइज कर लीजिए। तो आज अभी छोड़ देते हैं होमवर्क के हिसाब से, तो आप रिवीजन कर लीजिएगा जो भी इनडेफिनिट का जो पोर्शन है, ताकि क्योंकि क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया कि इनडेफिनिट थोड़ा सा टफ जाता है क्योंकि उसमें सिंप्लीफिकेशंस बहुत होते हैं और बच्चों को बस एक ही चीज़ से नफरत होता है, उनको सीधा आईआईटी में सीट चाहिए होती है, मेहनत थोड़ा सा कम चाहते हैं और इसमें मेहनत क्या बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, हालांकि आईआईटी में उसके हिसाब से देखा जाए जिस मेहनत से हम काम करते हैं उस मेहनत से इसके प्रोपोर्शन सवाल नहीं आता है। उसका रीज़न ये है कि मेनली जो भी चीज़ें हैं वो डेफिनेट में पूछी जाती हैं, उसी से बढ़िया सवाल बनाए जाते हैं। लेकिन मेहनत इस पर करना पड़ेगा। मेहनत क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीखोगे तभी डेफिनेट में आपका कॉन्फिडेंस हायर लेवल का रहेगा। समझ में आएगा। तो अभी तक जितने सवाल हुए हैं उन सबको आप A4 साइज शीट में लिखिए, उसको सॉल्व कीजिए और ये जो भी समय मिल रहा है, ऑल्टरनेट क्लासेस चल रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप अपना सब बैकलॉग वगैरह कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।